नंबर फर्स्ट निकाल लीजिए। सबसे पहले तो इसमें है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। इस चैप्टर में से आपको क्या पढ़ना है? देखो, इस चैप्टर में से जो है आपके दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है बड़ा क्वेश्चन, अगर 6 नंबर का आया, वो क्या आता है कि जी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो आपको इसमें, जैसे कि इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, इस चैप्टर में आपको बताया हुआ है कि जी कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, भारत का विदेशी व्यापार, जनसांख्यिकीय रूपरेखा, व्यावसायिक ढांचा और आधारिक संरचना। इस चैप्टर के अंदर इन पॉइंट ऑफ व्यू पे बात की गई है, सबके बारे में बताया गया है आपको। तो अगर ये क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी थी, तो आपको तब तो ये सारा लिखना पड़ेगा। बट भाई अगर सारा ही पढ़ना होगा फिर तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको सारा नहीं पढ़ना है तो इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, उस पूरा आने के चांस थोड़े कम है। अगर किस्मत खराब हुई तो ही पूरा आएगा। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको इसमें से अगर ये सारे सेक्टर नहीं पढ़ने हैं, आपको सबसे पहले तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि क्षेत्र, कृषि की कैसी थी, उत्पादकता का निम्न स्तर, उच्च कोटि की संवेदनशीलता और भूमि के जोतने वाले किसानों उसके बीच चौड़ी खाई, कृषि क्षेत्र की कंडीशन तब ये थी। दूसरा आपको क्या पढ़ना है कि ब्रिटिश शासनकाल भारत की कृषि के पिछड़ेपन के कारण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इंडिविजुअली आपके आ जाएगी कि ब्रिटिश राज में भू राजस्व प्रणाली, ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज, ये क्या होता है, ये अलग ही आ जाता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी है एग्जाम का, इस पे आपका आना ही आना है। तो ये भू राजस्व प्रणाली आपको अच्छे से पढ़कर जानी है, ठीक है। वैसे कृषि के पिछड़ेपन के 2 कारण हैं, बट आपकी ये इंडिविजुअली आएगी, आप केवल ये पढ़ना इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। तो एक तो कृषि क्षेत्र पढ़ना है आपको, दूसरा आपको क्या पढ़ना है, दूसरा औद्योगिक क्षेत्र भी पढ़ना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारा औद्योगिक क्षेत्र कैसा था, 3 मार्क्स में आपसे ये भी इंडिविजुअल वो पूछ सकता है, ठीक है। कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा विदेशी व्यापार नहीं पढ़ना, विदेशी व्यापार आप काट दीजिए। चौथा है ब्रिटिश शासन जनांकी रूपरेखा, ये आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पढ़ लो, क्योंकि जब किस्मत खराब होगी तो ये 3 नंबर का आ जाता है कि शिशु मृत्यु दर क्या होती है और जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, ये सब आ जाता है 3 नंबर में। विदेशी को छोड़ दीजिए, तो ये भी 3 नंबर का आ सकता है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद व्यावसायिक ढांचा आपको ये छोड़ दीजिए, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप आधारिक संरचना पढ़िए, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आधारिक संरचना 3 मार्क्स का आ सकता है, ये इंडिविजुअल, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, बेसिकली फर्स्ट चैप्टर के अंदर कृषि क्षेत्र पढ़ना है आपको, आधारिक संरचना का पढ़ना है आपको, औद्योगिक क्षेत्र का पढ़ना है आपको। 3 क्षेत्र तो आपको इसके अंदर पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, और जनांकीय वाला, ठीक है, डेमोग्राफिक वाला। तो जनांकीय वाला 4 आपको इसमें पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, आप इसको छोड़कर नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपका एग्जामिनर इंडिविजुअली इसमें से कोई सा भी आपसे सेक्टर पूछ सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इस सेक्टर के हालात जो है कैसे थे। अब मान लो अगर पूरा आ गया तो भैया 4 तो हमने पढ़ी रखे होंगे, ये 4 हम बना के लिख देंगे, तो वहां पे भी हमारे मार्क्स मिल जाएंगे। आप इसमें से विदेशी वाला और व्यवसायिक ढांचा छोड़ सकते हो, ठीक है। अब आ जाइए जी सेकंड पर। सेकंड क्या है, भारत में पंचवर्षीय योजना, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। आपको सबसे पहले तो 1 मार्क्स का ये पढ़ना है कि आर्थिक नियोजन जो है क्या होता है। 1000 बार आपका एग्जाम में आया हुआ है ये कि इकोनॉमिक प्लानिंग किसे कहते हैं, आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपने इसमें से ये भी पढ़ लेना 1-1 मार्क्स का, पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, केवल किसे कहते हैं बस। पूंजीवाद 1-1 नंबर का, ये 1 नंबर का कोई भी अर्थव्यवस्था वो आपसे इसके अंदर से पूछ सकता है। और एक तो 1 नंबर का ये हो गया आर्थिक नियोजन, और 1-1 नंबर का इसमें से किसी का भी मीनिंग आ सकता है। और अब इसके आपको क्या पढ़ना है, इसके अंदर सबसे पहले तो आपको पढ़ना है भारत में इसके दीर्घकालीन उद्देश्य, पंचवर्षीय योजनाओं के दीर्घकालीन उद्देश्य। 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी है, आपका एग्जाम में आना ही आना है। अल्पकाल का नहीं पढ़ना है, केवल दीर्घकाल वाले पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या पढ़ना है आपको, इसके ये 5 उद्देश्य हैं, तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है 1991 से पूरा आर्थिक नियोजन की विशेषताएं, इसको आप छोड़ सकते हो, ये हमें नहीं पढ़नी है, इसको काट दीजिए, ठीक है। ये
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नियोजन की सफलताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 6 मार्क्स का। या तो सफलताएं या असफलताएं, दोनों में से एक तो एग्जाम में कंपलसरी है, आनी ही आनी है। और असफलताओं के ज्यादा चांस है, 99% चांस है कि असफलता ही आएगी। तो भैया दोनों को अच्छे से पढ़कर जाना। भारत में पंचवर्षीय योजना के अंदर आपको बेसिकली करना क्या है, नियोजन की सफलताएं, नियोजन की असफलताएं, आर्थिक नियोजन 1 नंबर का, और पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है 1-1 नंबर का, ये पढ़ के जाना है बस। और इसमें आपको और दीर्घकालीन उद्देश्य मत भूल जाना, वो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। उसके बाद आ जाए ये कृषि की विशेषताएं, समस्याएं और नीतियां। बहुत ही आसान चैप्टर है, केवल एक क्वेश्चन पढ़ के जाना है आपको इसके अंदर, ठीक है। आपकी बुक के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूँ, विशेषताएं कुछ नहीं पढ़नी है, कृषि का महत्व कुछ नहीं पढ़ना है, छोड़ दीजिए। आपको इसके अंदर केवल ये पढ़ के जाना है भारतीय कृषि की समस्याएं। ये तो भैया ये समझ लो, बिल्कुल समझ ही जाओ, जेब में रखना है, हाथ पे ही रखना है बिल्कुल, क्योंकि भैया क्वेश्चन 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी है कि भारतीय कृषि की समस्याएं बताइए। ये जो टेबल बनी हुई ना, अगर आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन करके आते हो, तकनीकी सुधार, संस्थागत सुधार और सामान्य सुधार, अगर इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन करके आते हो तो भैया मार्क्स काटने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन लिख देंगे। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से पढ़ना ही पढ़ना है, कृषि वाला जो चैप्टर है ना, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, और इसमें से आपको फिलहाल कुछ नहीं पढ़ना है, आपकी बुक के अकॉर्डिंगली आपको इसके अंदर से कुछ नहीं पढ़ना है, केवल कृषि की समस्याएं पढ़नी है, ठीक है। और इसमें हरित क्रांति के बारे में इतना नहीं दिया हुआ है, ठीक है। 2 क्वेश्चन इसमें कंपलसरी है 6-6 मार्क्स के। हरित क्रांति फिक्स क्वेश्चन है, वो तो आपको हाथ पे रखना ही रखना है, ठीक है। साथ के साथ जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक वीडियो बना रखी है 50 मिनट की, जिसमें हरित क्रांति के ऊपर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं ना, हरित क्रांति की सफलताएं, हरित क्रांति की असफलताएं बहुत ही अच्छे से पढ़ के जानी है। हरित क्रांति क्या होती है, जितने भी तरीके के क्वेश्चन है वो आपको पढ़ के जाने हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन, अगर आप कृषि वाला चैप्टर पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स के अंदर, और अगर आपने हरित क्रांति नहीं पढ़ा तो भैया आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। हरित क्रांति के प्रभाव आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। हरित क्रांति, ग्रीन डिवाइड आपकी बुक में इतना नहीं है हरित क्रांति के ऊपर, लेकिन हरित क्रांति एग्जाम में आएगा ही आएगा। वीडियो बना रखी है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 2 क्वेश्चन आएंगे सिर्फ इस चैप्टर में से, समस्याएं या हरित क्रांति, बस। ये महत्व, विशेषताएं सब कुछ छोड़ दीजिए और कुछ नहीं आना इस चैप्टर में से। अब आ जाइए जी आपका चैप्टर नंबर 4, औद्योगिक विकास की रणनीति। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, कुछ नहीं पढ़ना आपको इसके अंदर। एक तो बस ये पढ़ लीजिएगा, सन 1956 की औद्योगिक नीति, इसकी क्या विशेषताएं हैं। सन 1956 की औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताएं, 3 विशेषताएं हैं इसकी। उद्योगों का वर्गीकरण, औद्योगिक लाइसेंस और औद्योगिक रियायतें। एक तो ये पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है आपको, छोटे पैमाने के उद्योग किसे कहते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। मैंने वीडियो में बता रखा है, जिनकी 5 करोड़ से कम होती है, ठीक है, उसको छोटे पैमाने के उद्योग कहते हैं, और उसकी क्या विशेषताएं होती है। केवल ये आएगा, बड़े पैमाने नहीं पूछता कि छोटे पैमाने के उद्योग किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं बताइए। एक तो ये 1 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है, छोटे पैमाने के उद्योग किसे कहते हैं, बस। और पढ़ना है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर से, कि जी 1950 से लेके 1990 तक की जो औद्योगिक की रणनीति हमने अपनाई थी, इसकी विशेषताएं, इसके अच्छे प्रभाव और इसके बुरे प्रभाव, ये तो भैया आपको हाथ पे ही रखना है। ये आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। और बाकी ये आप सब छोड़ सकते हो, ये जो ऊपर ये था ना औद्योगिक विकास की भूमिका, ये आप छोड़ सकते हो। उद्योगों का महत्व, ये आप छोड़ सकते हो, ये कुछ भी नहीं आना है। आप केवल ये पढ़िए, विशेषताएं, छोटे पैमाने के उद्योग किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं और इसके अच्छे और बुरे प्रभाव, बस। और इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये बात आ गई समझ। अब आ जाइए भारत का विदेशी व्यापार, चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर में से आपको क्या पढ़ना है। देखो ये जो चैप्टर है मैंने आपको पहले ही भी बता चुका हूँ, इसको हमें दो डिवाइड में पढ़ना है। एक तो स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के समय, और एक स्वतंत्रता के बाद। इसमें बेसिकली आप जो पढ़ो ना, सबसे पहले तो ये पढ़ो, आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति। ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति क्या होती है, इसके अच्छे प्रभाव बताइए, पूरा पढ़ना है। अच्छे प्रभाव बताइए क्या होते हैं, और इसके बुरे प्रभाव बताइए। अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव बताने, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इसमें कंपलसरी है,
ठीक है, आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति, मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। लेकिन अगर जैसे कि आप जानते हैं कि अगर किस्मत खराब होती है तो ऊंट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है, तो हमारे साथ भी बिल्कुल वैसे ही हो सकता है। अगर किस्मत खराब हुई तो इस चैप्टर में से आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति नहीं आएगा। फिर इस चैप्टर में से क्या आता है, इस चैप्टर के अंदर से आता है फिर ये, या तो आ जाएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, तो यहाँ पे ये तीनों बता रखा है आपको। ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, अगर आपके पास TR जैन है तो बहुत अच्छी बात है। ये जो बॉक्स बना हुआ है, अगर नहीं भी बना है तो भैया आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, अभी आपके लिए फायदा हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लो। या तो आ जाएगा स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, उसकी क्या कंडीशन थी, तो आपको ये लिखना है। ये तीनों पॉइंट, इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, व्यापार का परिमाण, व्यापार की रचना और व्यापार की दिशा, ये तीनों पूछता है। वॉल्यूम, कंपोजिशन और डायरेक्शन, ये तीनों पूछता है। ये है स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले कैसी कंडीशन थी, या तो पहले का आता है या बाद का आता है। और बाद में मैंने आपको बताया ये डेटा लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है परिमाण के अंदर। और विदेशी व्यापार की रचना और विदेशी व्यापार की दिशा, ये तीनों ही आपको बाद में भी आ सकते हैं। और पहले का तो बहुत छोटा है, अगर पहले का आया तो ये आ जाएगा, लेकिन बाद का अगर आ गया तो बढ़ती दिक्कत है। लेकिन अगर अभी मैं शॉर्ट में आपको बता दूं तो उसको आप छोड़कर जा सकते हो, किस्मत खराब वाली चीज है तब आती है। अभी आपको अगर इस शॉर्ट में अगर आप केवल आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति पढ़ो, ये क्या होता है और इसके अच्छे और बुरे प्रभाव आपको इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। और बाकी अब आ जाइए इधर, चैप्टर नंबर 6। भैया शॉर्ट में बड़े ही कान खोल के ध्यान से सुन लीजिए। चैप्टर नंबर जो 6 है ना, बहुत ही ध्यान से सुन लो। आप इसमें एक भी चीज छोड़कर नहीं जा सकते हो। मैं आपको ये पूरा ही चैप्टर पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी टॉपिक है ना, सबसे पहला टॉपिक है आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों होती है। 1000 बारी आपका एग्जाम में आया हुआ है, आप इसको छोड़कर नहीं जा सकते। आपको इसके अंदर ये 6 पॉइंट, ये आर्थिक सुधार की आवश्यकता क्यों होती है। दूसरा है ये नई आर्थिक नीति के तत्व, 1000 बारी आएगा। आपको सबके बारे में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, तीनों, उदारीकरण निजीकरण क्या होता है इसके बारे में, इसके इफेक्ट सब के बारे में ये जो दे रखे हैं। उदारीकरण के अंदर आर्थिक सुधार और वित्तीय सुधार और राजकोषीय सुधार, बाह्य से संबंधित सुधार, ये जो सब आपको दे रखे हैं, आप इस चैप्टर को छोड़कर नहीं जा सकते। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं। जैसे ये सब जो छोटे छोटे बॉक्स में भी लिखा है ना, उदारीकरण के पश्चात व्यापार नीति की प्रमुख विशेषताएं, और ये क्या कहते हैं विनिवेश क्या होता है। 1 मार्क्स का 1000 बारी आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट। ये जो छोटे छोटे बॉक्स जो बने रहते हैं ना हॉट्स वाले, ये भी आपके 1000 बारी एग्जाम में आए हुए हैं। निजीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है, तो ये, और ये देखो अब ये इस बॉक्स में बना हुआ है कि निजीकरण के स्पष्ट लाभ और हानियां, तो ये भैया एग्जाम में आ सकती है। आपको कुछ भी, जैसे ये देखा वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाली रणनीतियां, ये आप इस चैप्टर को मैं सजेस्ट कर रहा हूं आपको इसको। और ये देखो और इम्पोर्टेंट, विश्व व्यापार संगठन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी है। विश्व व्यापार संगठन क्या होता है और विश्व व्यापार संगठन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो ये जो छोटे छोटे बॉक्स में ये जो बने हुए हैं ना, यही इसके अंदर सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है। आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको इसके अंदर से क्या क्या पढ़ के जाना है। आपको सबसे पहले तो इसके अंदर से देखो एलपीजी की उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये क्या होते हैं ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसके बारे में जो भी दे रखा है, लाभ, हानियां, विशेषताएं, सबके बारे में सब कुछ पढ़ के जाना है। हमें आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आर्थिक नीति के तत्व, और इसके बाद एलपीजी का मूल्यांकन, इसके सकारात्मक प्रभाव और इसके नकारात्मक प्रभाव। ये तो भैया 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी है, इसलिए मैं आपको इस चैप्टर में से ये सजेस्ट कर रहा हूँ सब कुछ पढ़ना है। सफलताएं, सकारात्मक प्रभाव और ऋणात्मक प्रभाव, सबसे पहले तो इनके चांस ज्यादा है इस चैप्टर में से आने के लिए। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो यही आता है कि जी पॉजिटिव इम्पैक्ट बताइए एलपीजी की पॉलिसीज के, और नेगेटिव इम्पैक्ट, दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे। अगर छोटा आता है 3 मार्क्स का तो उदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण पे कोई सा भी आ जाता है, या आर्थिक सुधारों की आवश्यकता हमें क्यों होती है। तो ये पूरा पढ़ के जाना है, बार बार कह रहा हूँ घोल कर पी जाना, क्योंकि ये आपका बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, आप इसको छोड़कर नहीं। ये चैप्टर नंबर 8 पे, भारत में मानव पूंजी निर्माण। सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना है कि, और ये दूसरा चैप्टर है हमारा,
जिसमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़कर जाना है। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना है कि मानव पूंजी निर्माण जो है क्या होता है। 1 मार्क्स का आपका एग्जाम में 1000 बार आया है कि मानव पूंजी निर्माण जो है वो क्या है। दूसरा क्या है, मानव पूंजी निर्माण के निर्धारक तत्व। अब इसके अंदर जो ये तत्व दे रखे हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले शिक्षा पर्व है, फिर है स्वास्थ्य पर्व है, फिर है नौकरी के साथ प्रशिक्षण, फिर है स्थानांतरण। तो इसमें ना इंडिविजुअली भी आ जाता है। जैसे ये लिखा है ना, ऑन द जॉब क्या होती है बताओ, नौकरी के साथ प्रशिक्षण क्या होता है, स्वास्थ्य पर्व है क्या है, शिक्षा पर्व है क्या है। तो ये एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन शिक्षा पर्व है। तो ये सब आपको इसके तत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें से कुछ भी छोड़कर नहीं जाना है। ये उसके बाद है मानव पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास। फिर कह रहा हूं नहीं छोड़ के जा सकते इसको, हम यहाँ पे मजबूर हैं। 2 चैप्टर के अंदर हम मजबूर हैं, चैप्टर नंबर 6 एलपीजी वाला और दूसरा भारत में मानव पूंजी निर्माण। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से आप कुछ भी छोड़कर नहीं जा सकते। सारी की सारी चीजें भारत में आर्थिक नियोजन फिक्स क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का आता ही आता है। मानव पूंजी निर्माण की समस्याएं 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो ये भी आप नहीं छोड़ के जा सकते। और दूसरा ये तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिक्षा मानव संसाधन विकास का एक आवश्यक तत्व है। इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन आता है, जैसे सबसे पहले कह रहा है शिक्षा का महत्व और इसके उद्देश्य और क्या क्या है, ये आ जाता है एग्जाम के अंदर। और दूसरा ये यहाँ पर क्या शिक्षा अभी भी एक चुनौतीपूर्ण समस्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आना ही